Now let us study about the enthalpy. Now what does enthalpy means? It is a total heat content of the system. System में जितना भी heat है, जो भी heat content है, for example if we talk about the work or internal energy, so whatever amount of heat that is present in the system is known as enthalpy. अब इसकी एक और definition है, it can be also said as enthalpy is equals to sum of internal energy and pressure volume work. और इसी से इसका फॉर्मूला मैथमेटिकली हम डिराइव कर सकते हैं, दैट इज H इज इक्वल्स टू U प्लस PV. हियर U is internal energy and PV is the work. So enthalpy is the sum of internal energy and pressure volume work. अब देखिए ऊपर जो हमने यहाँ फॉर्मूला दे रखा है, ये चेंज इन एंथैल्पी है, दैट इज इक्वल्स टू चेंज इन इंटरनल एनर्जी प्लस प्रेशर एंड चेंज इन वॉल्यूम. अब हम बात जब करते हैं चेंज इन एंथैल्पी की, व्हेन वी टॉक अबाउट द चेंज इन एंथैल्पी, देन व्हाट डज इट मीन? इट मीन्स हीट एब्जॉर्ब और रिलीज्ड एट कांस्टेंट प्रेशर. अगर सिस्टम हीट रिलीज करता है या एब्जॉर्ब करता है एट कांस्टेंट प्रेशर, देन ऑल्सो इट इज़ नोन एज चेंज इन हीट. नाउ अगर हम इसको मैथमेटिकली समझाएं, देन चेंज इन हीट दैट इज डेल H इज इक्वल्स टू चेंज इन हीट एट कांस्टेंट प्रेशर. जो भी हम सबस्क्रिप्ट में लिखते हैं दैट विल बी कांस्टेंट इन थर्मोडायनामिक्स. तो यहाँ पे हमने सबस्क्रिप्ट में क्या लिखा है? P. सो प्रेशर इज कांस्टेंट. तो बच्चों अगर हम इस अभी तक जितना बड़ा उसको कंक्लूड करें, देन enthalpy is the total heat content which is present in the system, or we can say that it is a sum of internal energy and pressure volume work. Now if we talk about the change in enthalpy, मतलब हम जब change की बात करते हैं, del H की बात करते हैं, then what does it mean? It means heat absorbed or released by the system at constant pressure. जब भी सिस्टम में हीट रिलीज होती है, एब्जॉर्ब होता है, इट मीन्स इस सिस्टम अंडरगो एक्सो और एंडोथर्मिक, तो उस केस में जो हीट कंटेंट चेंज होता है एट कांस्टेंट प्रेशर, उसको हम बोलते हैं चेंज इन एंथैल्पी. ओके, इसको अगर हम और सिंप्लीफाई करें तो हम ये बोल सकते हैं कि जब भी रिएक्शन होगी या तो एंडोथर्मिक होगी या एक्सोथर्मिक होगी और उस दौरान कुछ ना कुछ हीट चेंज होगा, सो हीट चेंज बट एट कांस्टेंट प्रेशर इज नोन एज चेंज इन एंथैल्पी. ओके, ना सी जो हीट चेंज है वो पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है, ये हम ऑलरेडी स्टडी कर चुके हैं. तो जो पॉजिटिव होगा इट मीन्स हीट विल बी एब्जॉर्ब बाय द सिस्टम. सिस्टम जो है हीट को एब्जॉर्ब करता है. जब हम नेगेटिव की बात करते हैं, अगर हमारे पास में Q की वैल्यू नेगेटिव आती है, मतलब हीट विल बी रिलीज्ड बाय द सिस्टम. इट मीन्स सिस्टम जो है वो सराउंडिंग में हीट रिलीज करेगा और पॉजिटिव के केस में सराउंडिंग से हीट एब्जॉर्ब करेगा. सो इट इज हीट एब्जॉर्ब बाय द सिस्टम एंड दिस इज हीट रिलीज बाय द system when Q value is positive and negative respectively. So these are the basic definitions. अब हम इसका relationship देखते हैं with internal energy. So let's see the relationship with internal energy. Now let's see the relationship between change in enthalpy and change in internal energy. अब देखिए सपोज रिएक्शन है जिसमें एक रिएक्टेंट कन्वर्ट होता है बी प्रोडक्ट के अंदर. रिएक्टेंट ए हैज़ HA एज अ एंथैल्पी एंड रिएक्टेंट बी हैज़ HB एज अ एंथैल्पी. तो जब हम बात करते हैं एंथैल्पी ऑफ द रिएक्टेंट दैट इज एंथैल्पी ऑफ द ए, तो क्या होगा? दैट विल बी इक्वल्स टू UA प्लस PVA. अब देखो यहाँ पे हमने P के आगे A क्यों नहीं लगाया सबस्क्रिप्ट में? क्योंकि हमने प्रेशर क्या माना है? कांस्टेंट. जब प्रेशर कांस्टेंट है उसमें कोई भी चेंज नहीं है, हम उसको इंटैक्ट रखेंगे, एज इट इज़ रखेंगे. ओके, सिर्फ इंटरनल एनर्जी एंड वॉल्यूम में चेंज आ रहा है, तो इस वजह से हमने रिएक्टेंट के लिए HA यूज़ किया है, इंटरनल एनर्जी फॉर द रिएक्टेंट UA यूज़ किया है, प्लस P is the constant over here and V is the volume for reactant. But now if we talk about the product, then same होगा सब कुछ, बस हम यहाँ पे सबस्क्रिप्ट में क्या लगा देंगे? B, because we are talking about the product. So enthalpy for the product is equals to internal energy for the product plus pressure which is constant over here, volume for the product. Okay, now अगर हम बात करते हैं change in enthalpy, तो क्या हो जाएगा? Del H is equals to HB minus HA, that is फाइनल माइनस इनिशियल. फाइनल क्या है? प्रोडक्ट. इनिशियल क्या है? रिएक्टेंट. तो फाइनल माइनस इनिशियल.
So this final minus initial will become equals to del H, राइट. अब देखिए यहाँ पे हमने एच बी माइनस एच ए लिखा है, तो हम इन दोनों की वैल्यूज जो है अबव इक्वेशन से पुट करेंगे. तो देखिए एच बी की जगह क्या हो जाएगा, यू बी प्लस पी वी बी, दिस इक्वेशन, राइट. नाउ इफ वी टॉक अबाउट द एच ए, तो एच ए हम कौन सी इक्वेशन पुट करेंगे, द फर्स्ट वन. तो क्या हो जाएगा, माइनस यू ए प्लस पी वी ए, राइट. अब इसको जब हम सॉल्व करते हैं तो हमें क्या मिलेगा, डेल एच इज इक्वल्स टू डेल यू प्लस पी डेल वी, राइट. कैसे मिलेगा, जो कॉमन टर्म्स हमको एक साइड लेने, जैसे क्या हो जाएगा, देखिए अगर इसको हम सॉल्व करते हैं, सो इट्स वेरी सिंपल, दिस विल बिकम इक्वल्स टू यू बी माइनस यू ए, राइट. देन इट विल बिकम प्लस पी वी बी माइनस पी वी ए, राइट. यहाँ पे p क्या है, कॉमन, तो हम p को बाहर ले आ सकते हैं, तो ये हो जाएगा यू बी माइनस यू ए प्लस p, जो कॉमन निकाल दिया हमने, तो हो जाएगा वी बी माइनस वी ए. अगर हम यू बी माइनस यू ए करें तो उसको हम लिख सकते हैं डेल यू प्लस p, कांस्टेंट है, एंड वी बी माइनस वी ए, तो उसको हम डेल वी लिख सकते हैं. इसलिए ये इक्वेशन यहाँ पे आ गई. तो हम जो उसको ओपन करेंगे ब्रैकेट को और कॉमन टर्म्स को जब एक साइड में ले जाएंगे, फाइनली वी विल गेट दिस इक्वेशन. सो दिस इज चेंज इन एंथैल्पी विच इज इक्वल्स टू चेंज इन इंटरनल एनर्जी प्लस प्रेशर एंड चेंज इन वॉल्यूम. ओके, और यहाँ पे जब भी हम चेंज की बात करते हैं तो हम फाइनल माइनस इनिशियल की बात करते हैं. सो दिस इज द फर्स्ट फॉर्मूला विच डिराइव्स द चेंज इन एंथैल्पी. और हम इससे ये भी देख सकते हैं कि चेंज इन एंथैल्पी एंड चेंज इन इंटरनल एनर्जी के बीच में क्या रिलेशनशिप है. सो दिस इज ऑलमोस्ट सिमिलर टू द फर्स्ट इक्वेशन, सिर्फ यहाँ पे हमने चेंज टर्म यूज़ किया है. नाउ सी, अब हम इसमें एक और टॉपिक पढ़ने वाले हैं, दैट इज एट कांस्टेंट प्रेशर एंड टेम्परेचर यूजिंग आइडल गैस इक्वेशन हमारे पास डेल एच की वैल्यू क्या होगी. सो लेट्स सी दैट. नाउ सी, हम जानते हैं अकॉर्डिंग टू आइडल गैस इक्वेशन PV इज इक्वल्स टू nRT, राइट. और यहाँ पे हमने देखा है रिएक्टेंट A के लिए वॉल्यूम क्या है VA और प्रोडक्ट के लिए वॉल्यूम क्या है VB. तो हम इसके रेस्पेक्ट में हम आइडल गैस इक्वेशन लिखते हैं. देखो रिएक्टेंट के लिए क्या हो जाएगा, PVA इज इक्वल्स टू NART. अब यहाँ पे हमने क्या किया, प्रेशर भी कांस्टेंट रखा और टेम्परेचर भी कांस्टेंट रखा, और R तो ऑलरेडी कांस्टेंट है ही, जो गैस कांस्टेंट है. तो हमने चेंज क्या किया है, वॉल्यूम जो हमने ए के रिस्पेक्ट में लिया है, नंबर ऑफ मोल भी हमने ए के लिए लिया है, ठीक है. तो यहाँ पे इसलिए हमने सबस्क्रिप्ट ए लगाया. बाकी सारे जो टर्म्स हैं यहाँ पे लाइक प्रेशर, टेम्परेचर एंड रेट कांस्टेंट, दीज ऑल थ्री आर कांस्टेंट, देयरफॉर हम यहाँ पे कोई भी सबस्क्रिप्ट नहीं लगा रहे हैं. सो व्हेन वी टॉक अबाउट द प्रोडक्ट, तो क्या हो जाएगा, प्रेशर, गैस कांस्टेंट एंड टेम्परेचर, अगेन दीज आर द कांस्टेंट टर्म. तो चेंज क्या होगा, VB वॉल्यूम एंड नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट, दैट इज NB. ओके, नाउ हमें क्या चाहिए, हमें इसका डिफरेंस चाहिए. तो क्या हो जाएगा, फाइनल्स माइनस इनिशियल. सो PVB माइनस PVA, ये क्या हो जाएगा, फाइनल माइनस इनिशियल. अगर हम इसकी इक्वेशन पुट करें तो क्या हो जाएगा, NBRT माइनस NART. हमने ये इक्वेशंस पुट किए यहाँ पर. तो फाइनली देखो क्या हो जाएगा, प्रेशर तो कांस्टेंट है, एज इट इज रहेगा. VB माइनस VA किसके बराबर हो जाएगा, डेल V के बराबर, राइट. यहाँ पे RT क्या है, कांस्टेंट, तो RT हमने बाहर निकाल दिया है. ओके, तो मुझे मिलेगा NB माइनस NA, जो किसके बराबर हो जाएगा, डेल NG. अब यहाँ पे जो G टर्म दे रखा है बच्चों, ये गैसेस के लिए है. इट मीन्स वी आर टॉकिंग अबाउट आइडल गैस. तो यहाँ पे G का मतलब क्या है, गैस. अब अगर हम इस P डेल V की इक्वेशन को इस इक्वेशन में पुट कर दे तो क्या मिलेगा, डेल H इज इक्वल्स टू डेल U प्लस डेल NGRT. तो देखिए हमें इक्वेशन मिल गई है. तो ये हमें गैस के रेस्पेक्ट में मिल गई है जब टेम्परेचर एंड प्रेशर हमने क्या लिया है, कांस्टेंट लिया है. सो दिस इज द वन इक्वेशन एंड दिस इज द सेकंड इक्वेशन. यहाँ पे आपको क्या देखना है, यहाँ पे जो ये NG वैल्यू हमने पुट की है ये गैसेस के लिए है. और गैसेस में भी क्या करना है आपको, नंबर ऑफ मोल ऑफ प्रोडक्ट माइनस नंबर ऑफ मोल ऑफ रिएक्टेंट, एंड दैट टू इन ओनली गैशियस स्टेट. अगर कोई सॉलिड या लिक्विड स्टेट में है तो आपको उसको कंसीडर नहीं करना है. मतलब अगर आपको इक्वेशन दे रखी है तो उसमें आपको देखना है कि प्रोडक्ट में कितने मोल है
गैस के एंड रिएक्टेंट में कितने मोल है गैस के, और आपको उसको माइनस करना है. अगर कोई सॉलिड या लिक्विड है तो आपको उसको कंसीडर नहीं करना है. So this is the first equation for the enthalpy and this is the second equation for the change in enthalpy with respect to the ideal gas, or we can say at constant temperature and pressure. Okay. Now let's see Born-Haber cycle. बच्चों, Born-Haber cycle is used to determine the lattice energy. इसकी हेल्प से हम लैटिस एनर्जी निकाल सकते हैं, विच इज़ एक्सपेरिमेंटली नॉट पॉसिबल. सो इट इज़ नॉट पॉसिबल टू डिटरमाइन द लैटिस एनर्जी ऑफ आयनिक कंपाउंड डायरेक्टली बाय एक्सपेरिमेंट. हम एक्सपेरिमेंट से उसको डायरेक्टली आइडेंटिफाई नहीं कर सकते हैं, लेकिन लैटिस एनर्जी को हम फाइंड आउट कर सकते हैं बाय यूजिंग हेस लॉ. नाउ व्हाट इज़ हेस लॉ? हेस लॉ ये कहता है कि वेदर रिएक्शन टेक प्लेस इन अ सिंगल स्टेप, चाहे रिएक्शन सिंगल स्टेप में हो रही हो या फिर मोर देन वन स्टेप में हो रही हो. ठीक है, रिएक्शन या तो सिंगल स्टेप में हो या फिर मोर देन वन स्टेप में हो, उसमें जो चेंज इन एंथैल्पी दैट विल ऑलवेज बी सेम. फॉर एग्जांपल, अभी हमने यहाँ पे एक फ्लो चार्ट बनाया, उसको आप ध्यान से देखिए. सपोज यहाँ पे क्या है, Na सॉलिड है, इट्स रिएक्ट विथ हाफ Cl2 गैस, देन इट विल फॉर्म NaCl आयनिक क्रिस्टल, राइट. तो जब NaCl के साथ में रिएक्ट करके NaCl बनाता है तो कुछ ना कुछ चेंज इन एंथैल्पी होगी ऑफ द रिएक्शन. This change in enthalpy of the reaction will be the sum of all the enthalpies which are involved in the number of steps to form the NaCl. देखिए, इसको थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं, फिर फाइनली कंक्लूड करेंगे. दैट विल मेक ईजियर फॉर यू. यहाँ पे हमने कहा है कि Na सॉलिड जो है वो रिएक्ट कर रहा है हाफ Cl2 ऑफ द गैस के साथ में एंड फॉर्म कर रहा है NaCl. ये वन स्टेप में NaCl का फॉर्मेशन हुआ है, और इसमें जो चेंज इन एंथैल्पी है दैट इज del H ऑफ द रिएक्शन. ओके, सो रिमेंबर दिस. नाउ हमने ये वन स्टेप की बात कर ली. नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट नंबर्स ऑफ स्टेप जिससे NaCl बनता है. सो लेट्स सी द नंबर ऑफ स्टेप्स, और वो कैसे इस H के साथ कोरिलेटेड उसको समझने की कोशिश करते हैं. सो सी, सबसे पहले मैं ऑलरेडी आपको ये समझा चुकी हूँ Born-Haber साइकिल इन द अर्लियर वीडियो. सो सी, अगर Na सॉलिड है, इसको सबसे पहले आपको गैस में कन्वर्ट करना होगा, उसके बाद आयंस में कन्वर्ट करना होगा. ठीक है, कोई भी चीज़ अगर सॉलिड में है तो पहले आप उसको गैस में कन्वर्ट कीजिए, उसके बाद आप उसको आयन में कन्वर्ट कर सकते हैं. तो यहाँ पे क्या है, Na सॉलिड, तो फर्स्ट आप इसको कन्वर्ट करेंगे गैस में. अब जब डायरेक्ट सॉलिड से गैस में कन्वर्ट होता है तो उसको हम क्या बोलते हैं, सब्लिमेशन मैथड. तो इसमें जो हीट रिक्वायर्ड होगी उसको हम बोलेंगे हीट ऑफ सब्लिमेशन. अब क्योंकि इस प्रोसेस में हीट रिक्वायर्ड है, इसलिए मैंने यहाँ पे क्या लगा दिया है, प्लस साइन. ना गैस फॉर्म हो चुका है सोडियम का. अब देखिए, यहाँ से हमको एक इलेक्ट्रॉन निकालना है ताकि ये इसकी आयनिक पोजीशन में आ जाए. ठीक है, इसका एक कैटायन बन जाए. सो जब भी हम गैसियस स्टेट से इलेक्ट्रॉन निकालते हैं और कैटायन का फॉर्मेशन करते हैं, इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, आयनाइजेशन पोटेंशियल. right. So ionization potential is the amount of energy that is required to eject out electron from outermost shell in the gaseous state. राइट तो हमने यहाँ से अगर इलेक्ट्रॉन निकालना है तो हमें कौन सी एनर्जी देनी पड़ेगी, आयनाइजेशन पोटेंशियल, जिसको हम डेल एच आई पी से डिनोट कर रहे हैं. अगेन क्योंकि हम यहाँ पे एनर्जी दे रहे हैं इसलिए मैंने यहाँ पे लगा दिया पॉजिटिव का साइन. अभी हमें Na पॉजिटिव मिल चुका है तो हमारा ये स्टेप यहीं ओवर हो चुका है. अब देखिए अगर हम Cl2 की बात करते हैं तो यहाँ पे Cl2 मॉलिकुलर स्टेट में गैसेस में तो है पर हमें इसको एटॉमिक स्टेट पे लाना पड़ेगा. तो अगर आपको इसको एटॉमिक स्टेट में लाना तो आपको उसको डिसोसिएट करना पड़ेगा. सो हीट विल बी रिक्वायर्ड. तो हीट ऑफ डिसोसिएशन, जब हम Cl2 को Cl में कन्वर्ट कर रहे हैं, एटॉमिक स्टेट में कन्वर्ट कर रहे हैं तो हमें Cl2 को डिसोसिएट करना पड़ेगा तब जाके हमें Cl मिलेगा. अब यहाँ पे स्टेट चेंज की रिक्वायरमेंट नहीं क्योंकि ऑलरेडी गैसियस स्टेट में. सो इन दिस हीट ऑफ डिसोसिएशन विल बी रिक्वायर्ड. तो मैंने यहाँ लिख दिया डेल एच डी. अगेन क्योंकि यहाँ पे हीट रिक्वायर्ड है तो मैंने यहाँ पे लगा दिया है पॉजिटिव. अब देखिए आपको एटॉमिक लेवल पे मिल गया है Cl. नाउ दिस इज अगेन इन ग्राउंड स्टेट तो आपको स्टेट तो चेंज करनी नहीं है, सीधा ये इलेक्ट्रॉन ऐड करेगा क्योंकि इलेक्ट्रॉन नेगेटिव एलिमेंट है तो इलेक्ट्रॉन को ऐड करेगा. तो व्हेन Cl गेन इलेक्ट्रॉन इट विल ऑप्ट नेगेटिव चार्ज. और इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, इस प्रोसेस को हम बोलते हैं इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी. आप ऑलरेडी जानते हैं अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज्ड व्हेन इलेक्ट्रॉन इज गेन्ड बाय एन
आइसोलेटेड गैशियस एटम। तो यहाँ पे ये आइसोलेटेड गैशियस एटम है जो इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है और Cl नेगेटिव का फॉर्मेशन कर रहा है, तो इन दैट केस एनर्जी विल बी रिलीज्ड, इसलिए हम यहाँ पे लगा सकते हैं माइनस का साइन। तो यहाँ पे एनर्जी रिलीज हो रही है, उसको हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं डेल एच ई जी ई से, ठीक है। अब यहाँ पे क्या बन गया है, यहाँ आप देखेंगे तो Na पॉजिटिव बन चुका है और यहाँ पे क्या बन चुका है, Cl नेगेटिव। तो ये Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव वापस मिलके क्या बनाएंगे, NaCl। तो हमने यहाँ पे नंबर ऑफ स्टेप्स देखे जिससे NaCl बनता है। अब देखिए Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव कंबाइन होंगे, ओके, दे विल कंबाइन टू फॉर्म NaCl, दैट इज आयनिक क्रिस्टल। इन दैट केस, इन दिस केस एनर्जी विल बी रिलीज्ड, और इस रिलीज एनर्जी को हम बोलते हैं लैटिस एनर्जी। When 1 mole of cation anion combine together to form a ionic crystal, ठीक है, सॉलिड कंपाउंड का फॉर्मेशन करते हैं, आयनिक कंपाउंड का फॉर्मेशन करते हैं जब आयंस, तो इस केस में जो एनर्जी रिलीज होती है, इस रिलीज एनर्जी को हम बोलते हैं लैटिस एनर्जी, इसलिए मैंने यहाँ माइनस साइन लगाया रिलीज एनर्जी के लिए, और इसको रिप्रेजेंट करते हैं हम डेल यू से। ओके ना, ये तो हमने देखा है नंबर ऑफ स्टेप, ये हमने देखा सिंगल स्टेप। तो हेल्स लॉ क्या कहता है, अगर कोई रिएक्शन सिंगल स्टेप में हो रही हो या फिर नंबर ऑफ स्टेप में हो रही हो, उनके अंदर जो एंथैल्पी चेंज है वो क्या रहेगा, सेम ही रहेगा। जैसे यहाँ पे हमने बोला है डेल एच ऑफ रिएक्शन किसके बराबर होगी, दिस विल बी इक्वल्स टू ऑल दी एनर्जीज विच आर इन्वॉल्व इन दिस स्टेप्स। तो देखिए सबसे पहले हीट ऑफ सब्लिमेशन, देन आयनाइजेशन, देन डिसोसिएशन, देन इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, देन लैटिस एनर्जी। जब आप इन सब एनर्जी का एल्जेब्रिक सम करेंगे तो आपको किसके बराबर एनर्जी मिलेगी, दैट विल बी इक्वल्स टू चेंज इन एंथैल्पी। तो चाहे रिएक्शन नंबर स्टेप में हो चाहे सिंगल स्टेप में हो, एंथैल्पी चेंज हमेशा सेम ही रहेगा, ठीक है। ये तो हो गया हमारे पास में हैज़ लॉ। नाउ अगर हम बोन हर्बर साइकिल की बात करें, उसका एक और एप्लीकेटिव पार्ट है। बोन हर्बर साइकिल से आप लैटिस एनर्जी फाइंड आउट कर सकते हैं किसी भी आयनिक कंपाउंड की। अगर आपको चेंज इन एंथैल्पी पता है फॉर द सिंगल स्टेप, एंड आपको ये सारी इक्वेशन, सारे वैल्यूज पता है, दैट इज हीट ऑफ सब्लिमेशन पता है आपको, आयनाइजेशन पोटेंशियल पता है, डिसोसिएशन पता है आपको, हीट ऑफ डिसोसिएशन, आपको इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी पता है, तो आप डेल यू की वैल्यू इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे देखिए मैंने माइनस साइन लगाया क्योंकि यहाँ पे रिलीज एनर्जी, और जहाँ मैंने कुछ भी साइन नहीं लगाया है इसका मतलब वो सब प्लस की वैल्यूज हैं। तो आई रिपीट वंस अगेन, हैज़ लॉ ये कहता है कि वेदर रिएक्शन टेक प्लेस इन वन स्टेप और नंबर ऑफ स्टेप, एंथैल्पी चेंज विल बी सेम। और बोन हर्बर साइकिल का एक और एप्लीकेटिव पार्ट ये भी है कि इसकी हेल्प से हम लैटिस एनर्जी को भी कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर हमें सारी एनर्जीज की वैल्यू पता है तो हम लैटिस एनर्जी को ईजिली कैलकुलेट कर सकते हैं। सो आप समझ चुके हैं बोन हर्बर साइकिल क्या होता है। बोन हर्बर साइकिल is a cycle from which lattice energy can be calculated, and in this we use Has law। और Has law ये कहता है कि रिएक्शन चाहे एक स्टेप में हो या मल्टीपल स्टेप में हो, चेंज इन एंथैल्पी विल ऑलवेज बी सेम। मतलब जो एंथैल्पी वन स्टेप में हुई है वो दैट विल बी इक्वल्स टू ऑल द एनर्जी विच आर इन्वॉल्व इन दी सर्टन स्टेप्स। सो दिस इज ऑल अबाउट द बोन हर्बर साइकिल। Now let's see about the spontaneous process. What is spontaneous process? All the process which are natural occurring, जो अपने आप होते हैं. So reactions which take place by its own, no external force is required, are called spontaneous process. And the process in which external force is required, जिसमें आपको external कुछ ना कुछ source use करना है, उसको हम बोलते हैं non-spontaneous process. Now let's see the example. आप जानते हैं photosynthesis take place by its own, right? And if you add salt in water, it dissolves by own. If you want to accelerate the reaction, in that case you have to stir, otherwise it takes place by its own. Now carbon monoxide oxidizes by its own to form carbon dioxide. In the same way water evaporates by its own. ठीक है, तो जो रिएक्शंस अपने आप हो रही है, नेचुरली हो रही है, उसको हम बोलते हैं स्पॉन्टेनियस प्रोसेस. नाउ इन इवापोरेशन ऑफ वाटर, इफ़ यू प्रोवाइडेड हीट देन इट विल बिकम नॉन स्पॉन्टेनियस. अदरवाइज अगर वो सनलाइट के प्रेजेंस में हो रहा है, नेचुरली हो रहा है, देन इट विल बी कंसिडर्ड एज ए स्पॉन्टेनियस प्रोसेस. Now let's see about the entropy. Entropy is denoted by capital S. What does it mean? It means degree of randomness. जितना ज़्यादा disorder होगा सिस्टम, जितना ज़्यादा पार्टिकल्स रैंडमनेस शो करेंगे, उतनी ही ज़्यादा उस सिस्टम की एंट्रोपी होगी. जैसे हम जानते हैं गैसेस के पार्टिकल में
जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है दैट इज़ ऑलमोस्ट इक्वल्स टू ज़ीरो। तो पार्टिकल्स फ्रीली मूव करते हैं, अगर वो फ्रीली मूव करेंगे तो इसका मतलब उनमें रैंडमनेस बहुत ज़्यादा होगा। वेयर एज ऑन द अदर हैंड इफ़ यू सी अबाउट दिस सॉलिड, देन सॉलिड के अंदर जो पार्टिकल्स हैं दे आर टाइटली पैक्ड, रीज़न बीइंग उनके अंदर जो अट्रैक्शन फोर्स होता है वो बहुत ज़्यादा होता है। सो बिकॉज अट्रैक्शन फोर्स बहुत ज़्यादा है, दे आर टाइटली पैक्ड, सो उनके अंदर जो रैंडमनेस होगा वो दैट विल बी ऑलमोस्ट इक्वल टू ज़ीरो। सो वी कैन से दैट इन गैसेस रैंडमनेस इज मैक्सिमम, वेयर एज इन द सॉलिड रैंडमनेस इज मिनिमम। सो दिस इज द ट्रेंड ऑफ एंट्रोपी. Now see, the process is spontaneous only if entropy of universe increases. Okay, so process will be spontaneous only if the entropy of the universe increases. इसका मतलब ये है कि अगर डिग्री ऑफ रेंडमनेस बढ़ता है तभी वो सिस्टम कैसा होगा, स्पॉन्टेनियस होगा। तो इसको हम कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, डेल एस दैट इज चेंज इन एंट्रोपी ऑफ द यूनिवर्स इज मोर देन जीरो, और वी कैन से सम ऑफ चेंज इन एंट्रोपी ऑफ सिस्टम प्लस सराउंडिंग इज मोर देन जीरो, बिकॉज हम जानते हैं सिस्टम और सराउंडिंग किसके बराबर होता है, यूनिवर्स के बराबर होता है, हमने स्टार्टिंग पढ़ चुके हैं। सो फॉर स्पॉन्टेनियस प्रोसेस यूनिवर्स की जो एंट्रोपी है वो कॉन्स्टेंटली इंक्रीज होनी चाहिए, इट शुड इंक्रीज, इट शुड बी मोर देन जीरो। अब एंट्रोपी जीरो कब होगी, जब हमारा सिस्टम कैसा है, इक्विलिब्रियम में है। So when system is equilibrium, in that case entropy will be zero. Otherwise for spontaneous entropy will always increase and for non-spontaneous entropy will decrease. मतलब हम ये कह सकते हैं कि अगर s की वैल्यू पॉजिटिव है तो हमारा प्रोसेस कैसा होगा, स्पॉन्टेनियस होगा। अगर s की वैल्यू नेगेटिव है तो प्रोसेस कैसा होगा, नॉन स्पॉन्टेनियस होगा। और अगर s की वैल्यू ज़ीरो आती है तो हमारा प्रोसेस कैसा होगा, इक्विलिब्रियम में होगा, दैट विल बी इन इक्विलिब्रियम, दैट इज रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन विल बी इक्वल्स टू रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन। ओके, नाउ जब आपको स्पॉन्टेनियस का मतलब समझ में आ गया, विच मीन्स नेचुरल अकरिंग प्रोसेस, द प्रोसेस विच टेक प्लेस बाय इट्स ओन, और आपको एंट्रोपी का मतलब समझ में आ गया, इसका मतलब डिग्री ऑफ रैंडमनेस, जितनी ज़्यादा अव्यवस्था, डिग्री ऑफ रैंडमनेस, डिग्री ऑफ डिसऑर्डर बढ़ेगा उतनी ही एंट्रोपी बढ़ती है, और स्पॉन्टेनियस प्रोसेस के लिए हमेशा एंट्रोपी इंक्रीज होनी चाहिए। जब आपको इतना कॉन्सेप्ट समझ में आ ही गया है तो अब हम चलते हैं सेकेंड लॉ की तरफ जो इसी से को रिलेटेड है। सो लेट्स सी दी सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। Now second law of thermodynamics states that entropy of universe is always increases in the course of every spontaneous or natural occurring process. अगर कोई भी natural occurring process है, कोई भी natural process है, तो उसके अंदर entropy constantly increase होगी। Okay, so this is the second law. इसके बारे में ऑलरेडी थोड़ा सा स्टडी कर चुके हैं पहले। इट मीन्स हम ये बोल सकते हैं del S of universe is more than zero, or we can say the sum of change in entropy of system plus sum of change in entropy of सराउंडिंग, सिस्टम प्लस सराउंडिंग की जब चेंज इन एंट्रोपी को हम ऐड करेंगे दैट विल बी इक्वल्स टू, दैट विल बी ग्रेटर देन ज़ीरो। ओके, सो ये हम ऑलरेडी स्टडी कर चुके हैं स्पॉन्टेनियस एंड एंट्रोपी प्रोसेस में। नाउ यू हैव टू रिमेंबर दैट जो स्पॉन्टेनियस प्रोसेस होते हैं दे आर इरिवर्सिबल इन नेचर, मतलब वो वन डायरेक्शन में होंगे। वंस प्रोडक्ट हैज़ बिन फॉर्म, इट हैज़ बिन फॉर्म, यू कांट रिवर्ट इट बैक। तो ये जो रिएक्शंस होती है दीज आर इरिवर्सिबल रिएक्शंस ओनली व्हेन, अगर आप कोई एक्सटर्नल फोर्स ना लगाएं। अगर आप एक्सटर्नल फोर्स लगाएंगे तो बट ऑब्वियस वो रिएक्शन नॉन स्पॉन्टेनियस हो जाएगी और प्लस वो रिवर्सिबल भी हो जाएगी। इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि अगर आप कोई एक्सटर्नल फोर्स लगाते हैं तो उस केस में रिएक्शन पहली बात तो नॉन स्पॉन्टेनियस हो जाएगी, प्लस वो रिवर्सिबल भी हो जाएगी क्योंकि वो बैकवर्ड डायरेक्शन में दैट इज टूवर्ड्स द रिएक्टेंट मूव करेगी। ओके, सो इन सिंपल वर्ड वी कैन से दैट एंट्रोपी ऑफ अ यूनिवर्स continuously increases in the case of spontaneous changes and spontaneous reactions are irreversible. It means वो वन डायरेक्शनल होती है। अगर आप एक्सटर्नल फोर्स कुछ अप्लाई करते हैं तभी वो रिवर्स डायरेक्शन में जाती है और उस केस में वो रिएक्शन नॉन स्पॉन्टेनियस भी हो जाएगी क्योंकि उसमें हम एक्सटर्नल फोर्स लगा रहे हैं। नेचुरली वो रिएक्शन बैकवर्ड डायरेक्शन में नहीं जाएगी।
ओके ना, अगर हम बात करते हैं फॉर आइसोथर्मल एंड रिवर्सिबल प्रोसेस, मतलब ऐसा प्रोसेस जिसमें टेम्परेचर चेंज जो है वो कांस्टेंट रहे, दैट इज जीरो, टेम्परेचर में कोई भी चेंज ना हो, रिएक्शन कैसी हो, रिवर्सिबल, उस केस में जो एंट्रोपी का फॉर्मूला होगा दैट विल बी चेंज इन एंट्रोपी इज इक्वल्स टू क्यू रिवर्सिबल, दैट इज हीट ऑफ रिवर्सिबल अपॉन टेम्परेचर, और इसको आप डेल एच अपॉन टी से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, क्योंकि चेंज इन हीट इज ऑल्सो नोन एज चेंज इन एंथैल्पी। अब देखिए, जब हम जनरल बात करते हैं स्पॉन्टेनियस की, तो चेंज इन एंट्रोपी दैट इज डेल एस इज इक्वल्स टू एंट्रोपी ऑफ फाइनल दैट इज प्रोडक्ट माइनस एंट्रोपी ऑफ इनिशियल दैट इज रिएक्टेंट। तो आप जब प्रोडक्ट की एंट्रोपी को रिएक्टेंट की एंट्रोपी से माइनस करेंगे तो आपको चेंज इन एंट्रोपी मिल जाएगी, और अगर आप रिवर्सिबल की बात करते हैं तो उसमें आपको ये वाला फॉर्मूला यूज करना है। नाउ लेट्स सी दी गिब्स एनर्जी एंड स्पॉन्टेनियस नेचर ऑफ द रिएक्शन। Now let's see the relationship between standard Gibbs energy with equilibrium constant। तो हम Gibbs energy की रिलेशनशिप देख रहे हैं विद इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। तो देखिए इक्वेशन क्या है, डेल जी इज इक्वल्स टू डेल जी नॉट प्लस आर टी एल एन के। यहाँ पे डेल जी क्या है, डेल जी इज द गिव्स एनर्जी चेंज, ओके, इज इक्वल्स टू चेंज इन स्टैंडर्ड गिव्स एनर्जी। नाउ व्हाट डज स्टैंडर्ड गिव्स एनर्जी मीन्स, स्टैंडर्ड मतलब जब गिव्स एनर्जी चेंज हो रही है स्टैंडर्ड कंडीशन। स्टैंडर्ड कंडीशन क्या होती है, अगर हम टेम्परेचर की बात करें तो स्टैंडर्ड टेम्परेचर होता है 273.15 केल्विन, राइट। अगर हम प्रेशर की बात करें तो 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, अगर हम कंसंट्रेशन की बात करते हैं तो 1 मोल कंसंट्रेशन। सो जब स्टैंडर्ड कंडीशन पे जो गिव्स एनर्जी चेंज होती है उसको हम बोलते हैं स्टैंडर्ड गिव्स एनर्जी चेंज। नाउ प्लस आर का मतलब होता है गैस कांस्टेंट, टी का मतलब है टेम्परेचर, एल एन इज दी एल एन, एंड हियर के व्हाट डज इट मीन, के का मतलब होता है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, जहाँ पे वी राइट हियर के इज इक्वल्स टू concentration of product upon concentration of reactant। जैसे फॉर एग्जाम्पल रिएक्शन ए और बी है, ठीक है, तो जब आप के लिखेंगे देन के विल बी इक्वल्स टू concentration of B that is product that upon concentration of reactant that is A। तो यहाँ पे K क्या है, K is equilibrium constant which is equals to concentration of product upon concentration of reactant। अब हमने क्या कहा था, जब इक्विलिब्रियम होता है तो डेल जी की वैल्यू क्या होती है, जीरो, इट मीन्स दिस वैल्यू विल बिकम जीरो। अगर ये वैल्यू जीरो के बराबर हो जाएगी सो वी कैन राइट डेल जी नॉट इज इक्वल्स टू माइनस आर टी एल एन के। सो ये रिलेशनशिप बिटवीन है स्टैंडर्ड गिव्स एनर्जी एंड इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एंड स्टैंडर्ड गिव्स एनर्जी के बीच में हमने रिलेशनशिप देख लिया है। नाउ लास्ट टॉपिक विच वी आर गोइंग टू स्टडी इज द थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। सो लेट्स सी दैट। This is third law of thermodynamics. It's very simple. This law says that entropy of a perfect crystalline system or substance is zero at 0 Kelvin। अगर आपके पास absolute zero temperature है that is 0 Kelvin, अगर 0 Kelvin temperature है बच्चों तो उस केस में उस substance में जो पार्टिकल्स उनके पास एनर्जी भी क्या होगी, जीरो। अगर एनर्जी जीरो होगी तो वो बिल्कुल भी मूव नहीं करेंगे, इसका मतलब एंट्रोपी भी क्या हो जाएगी, ज़ीरो। तो हम ये कह सकते हैं कि 0 केल्विन पे जो सिस्टम होगा वो परफेक्ट क्रिस्टलाइन सिस्टम होगा, पहली बात, और दूसरी बात उसकी जो एंट्रोपी होगी वो बिल्कुल ज़ीरो होगी। सो दिस इज द थर्ड लॉ, एंट्रोपी ऑफ अ परफेक्ट क्रिस्टलाइन सिस्टम एट इज 0 at 0 केल्विन। 0 केल्विन पे जो परफेक्ट क्रिस्टलाइन सिस्टम है उनकी एंट्रोपी क्या होती है, ज़ीरो होती है। सो दिस इज द थर्ड लॉ ऑफ द थर्मोडायनामिक्स। तो बच्चों इस तरीके से हमने तीनों लॉ पढ़ लिए हैं, इंक्लूडिंग जीरो लॉ भी हमने देख लिया है। तो हमने फर्स्ट लॉ भी स्टडी कर लिया है थर्मोडायनामिक्स का, जिसके हिसाब से क्या होता है, अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट लॉ डेल यू इज इक्वल्स टू क्यू प्लस डब्ल्यू। अगर हम सेकेंड लॉ की बात करते हैं तो सेकेंड लॉ ये कहता है कि एंट्रोपी ऑफ द सिस्टम और एंट्रोपी ऑफ अ यूनिवर्स इज ऑलवेज ग्रेटर देन जीरो इन द केस ऑफ स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। स्पॉन्टेनियस प्रोसेस में एंट्रोपी जो यूनिवर्स की है वो ऑलवेज ग्रेटर देन जीरो होगी। अगर हम बात करते हैं थर्ड लॉ की, तो थर्ड लॉ ये कहता है कि एंट्रोपी अगर हम बात करते हैं परफेक्ट क्रिस्टलाइन सिस्टम की एट 0 केल्विन पे, देन इट विल बी इक्वल्स टू ज़ीरो। उसके बाद में आया था बच्चों ज़ीरो लॉ। ज़ीरो लॉ क्या कहता है, ज़ीरो लॉ ये कहता है कि अगर ए सिस्टम
थर्मल इक्विलिब्रियम में है with the C. B system is also in thermal equilibrium with the C. In that case A and B will also be in thermal equilibrium. उस केस में A और B भी आपस में थर्मल इक्विलिब्रियम में होंगे. इस केस में हमने थोड़ा सा, मैं रिकॉल करा दूं, हमने ये समझा था कि सपोज ये हमारे पास में A B C सिस्टम है. यहाँ पे जो A B A C और A C और B C के बीच में जो वॉल है, दिस वॉल इज डायाथर्मल वॉल. ये जो वॉल है डायाथर्मल वॉल है, जिसको हम कंडक्टिंग वॉल भी कहते हैं. लेकिन ए और बी के जो बीच में वॉल है, आई एम ड्राइंग विथ अदर कलर, ए और बी के जो बीच में वॉल है दैट इज नॉन कंडक्टिंग वॉल. ठीक है, तो अगर ये कंडक्टिंग वॉल है ए और सी के बीच में, मतलब ये थर्मल इक्विलिब्रियम में है, बी और सी भी थर्मल इक्विलिब्रियम में, पर इनके बीच में कंडक्टिंग वॉल नहीं है, दिस इज नॉन कंडक्टिंग वॉल. इवन दो हम ये कह सकते हैं कि ए और बी भी क्या होगा, आपस में थर्मल इक्विलिब्रियम में होगा. मतलब अगर एक सिस्टम थर्ड सिस्टम के साथ में, दूसरा सिस्टम थर्ड सिस्टम के साथ में इक्विलिब्रियम में, इसका मतलब फर्स्ट और सेकंड सिस्टम भी आपस में थर्मल इक्विलिब्रियम में होंगे. सो दिस इज द 0th law of thermodynamics. Now students, most of the student get confused कि 0 law लास्ट में क्यों इंट्रोड्यूस किया गया था. देखिए फर्स्ट सेकंड थर्ड, उसके बाद 4th लॉ होना चाहिए था, लेकिन जो 4th लॉ आया उसको हमने 0 लॉ नाम दिया. इसके पीछे रीज़न ये है कि जब 0 लॉ इंट्रोड्यूस हुआ तो ये समझ में आया कि ये लॉ तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, दैट शुड बी अबव ऑल लॉज. देयरफॉर जो 4th लॉ आया उसको 0 लॉ कहा गया. ओके, एंड इसको 0 लॉ इसलिए कहा गया क्योंकि ये माना गया कि ये जो लॉ है दिस इज़ दी ऑन द प्रायोरिटी लेवल, ये इन सब लॉ से सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है. इसके लिए फिर इसको 4th लॉ ना दे के इसको 0 लॉ नाम दिया गया. सो नो डाउट ये सबसे लास्ट में इंट्रोड्यूस हुआ है, इवन दो इसको नंबरिंग 0 दी गई, बिकॉज दिस इज ऑन द टॉप मोस्ट प्रायोरिटी दैन दी ऑल 3 laws of the thermodynamics. So this is all about the very brief form of the thermodynamics. So students, we study about thermodynamics because thermodynamics is a branch of physical chemistry which help us to find out whether the reaction is spontaneous or not. हम spontaneous non spontaneous के बारे में समझ सकते हैं. This branch also help us to find out whether the reaction is feasible or not, मतलब reaction possible है कि नहीं. So whether reaction naturally हो रहा है या artificially हो रहा है, और reaction is feasible, that is it is possible or not, feasible non feasible, उसके बारे में बताता है. And also thermodynamics help us to find out the yield of product, मतलब product कितना amount में बनेगा. So we can say that thermodynamics is a branch which help us to find out about the spontaneous nature of the reaction. It also tell us about the feasibility of the reaction, and it also help us to know about the yield of the product. But thermodynamics do not give any information about the rate of reaction, that is speed of reaction. So if you want to know about the rate of reaction or the speed of reaction, you have to deal with the chemical kinetics टॉपिक. ओके, सो थर्मोडायनामिक्स सिर्फ हमें स्पॉन्टेनियस फिजिबिलिटी एंड द यील्ड ऑफ द प्रोडक्ट के बारे में बताता है. डज नॉट गिव एनी आइडिया अबाउट द रेट ऑफ रिएक्शन. सो इन दिस वे वी हैव completed this thermodynamics chapter in a very concise form, in a very brief form. So revise this topic in order to get a brief idea of the thermodynamics.